यस स्टूडेंट, आज हम प्रतिरक्षा कल टॉपिक किया था उससे उसी पार्ट में जुड़ी हुई एक और जो आपकी कंटेंट है रक्त समूह, क्योंकि लेसन का नाम था प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो आज हम रक्त व रक्त समूहों की जानकारी करेंगे। रक्त व रक्त समूह क्या होते हैं, तो हमारा आज का टॉपिक होगा रक्त एवं रक्त समूह। रक्त एवं रक्त समूह। अब स्टूडेंट, टॉपिक से आप परिचित हैं कि ब्लड हमारे शरीर में जो पाया जाता है वो क्या है और ब्लड समूह क्या है। अपन सारे लोग रक्त के बारे में नॉर्मली जानकारी रखते हैं कि ब्लड जो होता है वह हमारे शरीर में एक चिपचिपा गाढ़ा जो है तरल पदार्थ होता है। तो रक्त के बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि रक्त क्या है, रक्त क्या है, या रक्त के बारे में टिप्पणी पूछ सकते हैं आपसे कि रक्त के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो आप सबसे पहला रक्त को लेकर के जो लिखोगे कि ये चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ होता है और इसे हम एक प्रकार का ऊतक भी मान सकते हैं कि यह एक जीवित ऊतक है। सबसे पहली इसकी विशेषता होगी रक्त की कि यह एक तरल जीवित ऊतक है। स्टूडेंट, पूछा जाता है कई बार कि यह क्या है, तो उस समय आपको कहना है यह एक जीवित ऊतक है। ऊतक वे होते हैं जो कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं, टिश्यू कहते हैं। रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है। यह लाल रंग का गाढ़ा चिपचिपा, यह लाल रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है। यह लाल रंग का होता है, गाढ़ा होता है और चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका जो अवयव है इसमें दो चीजें पाई जाती है। एक तो इसमें प्लाज्मा पाई जाती है, दूसरा इसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती है। तो तीसरी बात करेंगे, इसमें प्लाज्मा व रक्त कणिकाएं पाई जाती है। रक्त कणिकाएं पाई जाती है। स्टूडेंट, यहां से एक और प्रश्न बनता है कि प्लाज्मा जो है वो क्या कार्य करती है। रक्त की आप विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। यह जीवित तरल ऊतक है, यह लाल रंग का होता है क्योंकि पहले आप जान चुके कि इसमें लाल रंग का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये चिपचिपा द्रव है, इसमें प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं पाई जाती है। एक बहुत छोटा प्रश्न बनता है कि रक्त के अवयव हैं। टेल योर आंसर, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पल्स। ओके, अब प्लाज्मा के कार्य पूछते हैं। तो प्लाज्मा के कार्य क्या हैं स्टूडेंट? ये दो काम करता है। एक तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जो आंत्र द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थ होते हैं उन्हें विभिन्न अंगों तक ले जाना और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे उत्सर्जी अंगों तक लाना। तो इसके दो काम होंगे। एक तो होगा पोषक अवयवों को अंगों तक ले जाना, व अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। अब निष्कासन कैसे करते हैं बता दिया कि ये जो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने वाले जो अंग होते हैं उन तक ये ले जाने का कार्य करता है। कौन? प्लाज्मा। अब बात आती है रक्त कणिकाओं की। इसको लेकर के भी प्रश्न पूछते हैं
रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। स्टूडेंट, हमारी बॉडी में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है। सबसे पहली है आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिसे आप बिंबाणु भी कहते हैं, बिंबाणु। यह श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। यह लाल रक्त कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं। यदि आपसे इतना ही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन सी रक्त कणिकाएं पाई जाती है, तब तो आंसर होगा आपका ये 3। अब कई बार इनके ऊपर भी एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछते हैं कि भाई इनके फंक्शन क्या हैं। तो ये गैसों का परिवहन करती है। हमारी बॉडी में O2 को ले जाने और CO2 को बाहर निकालने का काम करती है गैसों O2 और CO2 का परिवहन करना, ये कल इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था कि WBC जो है वो हमारे बॉडी का सोल्जर है, शरीर की रोगों से सुरक्षा करती है। तो WBC का जो काम है वो आप लिखेंगे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना, शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना। तीसरा जो प्लेटलेट्स है स्टूडेंट, ये हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका थक्का बनाने से रोकती है, यानी रक्त वाहिनियों में जो रक्तस्राव होता है उसको सुरक्षित करती है। तो इसे कहेंगे रक्त कणिकाओं की सुरक्षा, रक्त कणिकाओं की सुरक्षा का काम करती है। और थक्का जो बनता है एक्सीडेंट केस में, रक्त बाहर निकलने लग जाता है, उसमें भी रक्त का थक्का नहीं बने, रक्त जमे नहीं, तो सारा रक्त बाहर निकल जाएगा और एक्सीडेंटल पर्सन की मृत्यु हो जाएगी। तो रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, ये काम हो जाएंगे माफ करना प्लेटलेट्स के। कई बार पूछते हैं प्लेटलेट्स का काम क्या है। तो ये तो होगी रक्त से जुड़ी हुई जानकारी। अब आपको कोई पूछ ले कि रक्त क्या है, तो आपका आंसर रहेगा ये बिंदु। अब आते हैं हम रक्त समूह के ऊपर, जो हमारा टॉपिक बी होगा, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। स्टूडेंट, रक्त के जो समूह हैं उसके ऊपर एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं कि सबसे पहले रक्त समूह थे वो किसने बनाए, या इसकी जानकारी जो है वह किसने दी। तो एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले रक्त के समूहों की जानकारी दी 1901 में, और ये बताया कि रक्त जो होते हैं वे एक प्रकार का न हो करके उसमें कई प्रकार का क्लासिफिकेशन पाया जाता है। अब यहाँ भी एक प्रश्न पूछते हैं कई बार कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त का क्लासिफिकेशन तो किया, लेकिन किस बेस पे किया, ये भी प्रश्न बनता है। तो आपको कहना है प्रतिजन के प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रतिजन पाया जाता है या नहीं पाया जाता, इस बेस पे प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, यानी जो हमारी आरबीसी होती है उसकी सतह के ऊपर ये प्रतिजन पाए जाते हैं, एंटीजन। अब किसी में एंटीजन है या नहीं है, इस आधार पर इन्होंने प्रतिजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया, और इस आधार पर वर्गीकरण करके इन्होंने ब्लड के जो समूह बनाए स्टूडेंट, वह 4 समूह बनाए,
4 प्रकारों में इसको बांटा, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह जो है वह ओ। और इनमें प्रतिजन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिजन कौन कौन से होते हैं? ए व बी। पूछते हैं स्टूडेंट कि ए जो रक्त समूह है इसमें प्रतिजन कौन सा पाया जाएगा? ए पाया जाएगा। बी जो है इसमें प्रतिजन कौन सा होगा? बी प्रतिजन पाया जाएगा। और एपी है उसमें कौन सा होगा? तो ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। और ओ है इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाएगा। स्टूडेंट इस टेबल को अच्छी तरह से देख लेना। समूह कौन सा है, प्रतिजन कौन सा है? समूह ए है तो प्रतिजन ए पाया जाएगा। ब्लड समूह बी है, प्रतिजन बी पाया जाएगा। ब्लड समूह ए बी है तो प्रतिजन ए व बी दोनों पाए जाएंगे। और ओ जो ब्लड का समूह है, ग्रुप है, इसमें किसी तरह का कोई प्रतिजन जो है वह नहीं पाया जाता है। अब एक और चीज इसके साथ जुड़ी रहती है, वह है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। स्टूडेंट ये भी प्रश्न कई बार बनता है और आपको प्रतिरक्षी के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि इसमें जो प्रतिरक्षी होते हैं वो एजीएम प्रकार के होते हैं। आईजीएम प्रकार के इसमें प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ये भी एक छोटा सा प्रश्न यहां से बन सकता है कि कौन कौन से प्रतिरक्षी इसमें पाए जाते हैं। अब जो ए समूह है इसमें प्रतिरक्षी बी पाया जाएगा। बी है इसमें प्रतिरक्षी जो है वह ए पाया जाएगा। ए व बी जो है, माफ करना, ए बी जो ब्लड समूह है इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाएगा। और ओ जो है वह ए व बी प्रतिरक्षियों से युक्त होगा। इस टेबल को आपको अच्छी तरह से देखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है और उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। अब इसके ऊपर एक और प्रश्न बनता है कि कौन सा रक्त समूह जो है वो सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है और कौन सा जो है वो किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरोदाता की। अब ये कोई पूछ ले सरोदाता रक्त समूह क्या है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा रक्त समूह जो सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो रक्त सरोदाता जो रक्त समूह है वह है ओ। ये तो आप याद कर लेंगे, सरोदाता रक्त समूह जो सभी व्यक्तियों को रख दिया जा सकता है वह ओ पॉजिटिव हो सकता है, ओ नेगेटिव हो सकता है। अब पूछा जाएगा कि ओ जो है सरोदाता समूह वो क्यों है, तो ये टेबल आपकी बहुत हेल्प कर रही है कि इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जा रहा है, कोई प्रतिजन नहीं पाया जा रहा है। तो आप कहेंगे प्रतिजन की अनुपस्थिति, प्रतिजन की अनुपस्थिति के कारण इसको हम सरोदाता रक्त समूह कहते हैं। अब है सरोग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सरोग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो स्टूडेंट ए बी जो ब्लड ग्रुप है हमारा वह यूनिवर्सल रिसेप्टर है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। अब पूछे सरोग्राही किसे कहते हैं, तो ऐसा रक्त समूह जो सभी समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, सरोग्राही रक्त समूह कहलाता है। पूछ ले सरोग्राही रक्त समूह कौन सा है, आपका आंसर होगा ए बी है। अब पूछ ले कि सरोग्राही समूह ए बी क्यों है, तो आपकी ये टेबल हेल्प कर देगी कि इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। तो आप कहेंगे प्रतिरक्षी ए व बी की अनुपस्थिति के कारण। तो ये तो हो जाएंगे सरोदाता और सरोग्राही जो है वह रक्त समूह हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि ये जो प्रतिरक्षी होते हैं
इनकी भूमिका क्या है, ये क्या काम आते हैं। तो स्टूडेंट जिस तरह से ब्लड समूह हेल्प करता है उसी तरह से प्रतिरक्षी भी हमारी हेल्प करते हैं। इनका यदि रक्ताधान के समय ध्यान नहीं रखा जाता है, केवल ब्लड ग्रुप को दे दिया जाता है और ये ध्यान नहीं रखा जाता है प्रतिरक्षी इसमें कौन सा है, तो रक्त ट्रांसफर करने के बाद में उसमें समूहीकरण होने लग जाएगा और समूहीकरण होने से व्यक्ति जो है उसका ब्लड की जो कणिकाएं होती है वे नष्ट हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए हमें इन प्रतिरक्षियों का ध्यान जो है वह भी रखा जाता है। अब इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखने की है, वो है आरएस कारक। आरएस कारक क्या है, पूछते हैं प्रश्न स्टूडेंट कई बार कि आरएस कारक क्या है, किसने खोजा, इसका ब्लड में क्या रोल है, ये बात भी अपन को ध्यान में रखने की है। तो हमारा टॉपिक है आरएस कारक। आरएस कारक सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि यह एक प्रकार का प्रतिजन है, यह एक प्रकार का प्रतिजन है। इससे सबसे पहले रीसस मकाका बंदर से खोजा गया, रीसस मकाका। रीसस मकाका जो बंदर था उसमें से सबसे पहले इसको खोजा गया था आरएस कारक को, और यह एक प्रकार का मकाका रीसस कह सकते हैं, मकाका रीसस बंदर था, उससे खोजा गया था। और मकाका रीसस बंदर में से इसको खोजने के बाद में यह पाया गया कि इसमें एमिनो अम्ल है वो 417 तक पाए जाते हैं। तो ये 417 एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड पाए जाते हैं और उससे युक्त यह एक प्रोटीन है। स्टूडेंट वापस जानते हैं ये एक प्रकार का प्रतिजन है, मकाका रीसस बंदर में से इसको खोजा गया था। ये 417 एमिनो अम्लों वाला एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। अब प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर आरएस कारक हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं। एक आरएस जो होता है वो पॉजिटिव होता है जिसमें आरएस प्रतिजन पाया जाता है, और एक होता है जिसमें नहीं पाया जाता है, वो आरएस नेगेटिव होते हैं। स्टूडेंट इसके ऊपर भी एक प्रश्न बनता है कि कितने परसेंट लोगों में आरएस पॉजिटिव पाया जाता है, देन योर आंसर 85%। कितने परसेंट लोगों में नेगेटिव पाया जाता है, 15% आरएस नेगेटिव पाया जाता है। प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक कौन सा आरएस पाया जाता है, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा आरएस पॉजिटिव जो पाया जाता है। अब ये जो आरएस होते हैं इनके और प्रकार होते हैं, ये तो हो गया उपस्थिति और अनुपस्थिति। उपस्थिति है तो आरएस पॉजिटिव, आरएस नहीं पाया जाता है तो आरएस नेगेटिव है। अब इनके आरएस प्रतिजन के प्रकार पाए जाते हैं, 5 प्रकार होते हैं स्टूडेंट आरएस के। आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से आरएस समूह पाए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है आरएसडी, यानी आरएस पॉजिटिव और नेगेटिव तो उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर है, इसके आधार पर नहीं। इसके अलावा एक अन्य प्रकार है उसके आधार पर आरएस जो होते हैं, आरएसडी होता है, आरएसई होता है, आरएस स्मॉल ई, आरएससी और आरएस स्मॉल सी। ये 5 प्रकार हैं आरएस ब्लड समूह के। आपको ध्यान रखना है आरएस जो रक्त समूह हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। अब एक प्रश्न यहां से और बनता है कि इन सभी में प्रमुख रूप से कौन सा पाया जाता है या मैक्सिमम लोगों में कौन सा पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा आरएसडी। आरएसडी जो प्रतिजन है वह ज्यादातर लोगों में पाया जाता है।
अब बात यह आती है कि आरएस का रक्ताधान में या हमारे ब्लड के संबंध में कोई महत्व है या नहीं। तो प्रश्न आएगा आरएस कारक की महत्ता, आरएस कारक की महत्ता। स्टूडेंट, आरएस कारक की बहुत सी महत्ता होती है। इस महत्ता को समझने के लिए आप एक मां और उसके होने वाले प्रसव के संबंध में लेकर के समझ सकते हैं कि एक माता है वह आरएस पॉजिटिव है, उसकी जो प्रथम संतान है वह आरएस नेगेटिव है। अब प्रथम प्रसव होगा, प्रथम प्रसव के समय स्टूडेंट इन दोनों के ब्लड आपस में मिल जाएंगे और ब्लड आपस में मिल जाने के कारण मां के शरीर में एंटी आरएस प्रतिरक्षी, एंटी आरएस एंटीबॉडी भी आप कह सकते हैं, वह बन जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे जो प्रथम प्रसव होगा वह तो जनरल होगा, वह तो सामान्य होगा, लेकिन जो दूसरी डिलीवरी है उसमें प्रॉब्लम आएगी। कैसे? दूसरे गर्भाधान के समय क्या होगा कि माता के बॉडी में एंटी आरएस प्रतिरक्षी बना हुआ होगा, वह दूसरा जो गर्भस्थ शिशु है उसके ब्लड को नुकसान पहुंचाएगा और नुकसान पहुंचाने के कारण उस ब्लड में क्या कर देगा, समूहन कर देगा, समूह बना लेगा। ब्लड जो है वह टुकड़ों में टूट जाएगा और समूहन होने से उसकी जो आरबीसी है, रक्त का समूहन हो जाएगा, उसके कारण जो आरबीसी है वो आरबीसी नष्ट हो जाएगी, और आरबीसी नष्ट होने के कारण उसके शरीर में एक प्रकार का विकार आ जाएगा। इस समूहन के कारण एक प्रकार का विकार आ जाएगा जिसको कहते हैं रुधिरलयनता। कई बार पूछा गया है रुधिरलयनता क्या है, रुधिरलयनता क्या है। स्टूडेंट, सिंपल वर्ड में लिखना कि जब दो आरएस विपरीत समूह वाले व्यक्तियों का रक्त मिल जाता है तो एंटी आरएस प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। एंटी आरएस प्रतिरक्षी के कारण रक्त का समूहन हो जाता है। रक्त के समूहन के कारण आरबीसी जो है वह नष्ट हो जाती है और इस स्थिति को हम रुधिरलयनता कहते हैं कि रुधिर जो है वह कम हो जाता है, रुधिरलयनता हो जाती है। अब इस रुधिरलयनता के कारण हमें जो दूसरा शिशु है उसके बॉडी में बहुत सी समस्याएं हो जाएगी। या तो वह गर्भस्थ रहते हुए मर जाएगा और यदि नहीं मरेगा तो दूसरा जो प्रसव है, दूसरा जो शिशु है वह कमजोर होगा और हेपेटाइटिस का मरीज होगा, हेपेटाइटिस का रोगी होगा, हेपेटाइटिस का रोगी होगा और वह बहुत ही कमजोर होगा और इस रोग को हम कहते हैं रक्ताणुकोरकता। इन दोनों लक्षणों वाले रोग को कहते हैं रक्ताणुकोरकता। स्टूडेंट, इन दोनों प्रश्नों को भली भांति देख लेना, रुधिरलयनता क्या है और रक्ताणुकोरकता क्या है, यह बोर्ड लगभग पूछता रहता है। तो रुधिरलयनता मैंने समझा दिया कि जब दो आरएस विपरीत समूह आपस में मिल जाते हैं तो मिलने से एंटी आरएस प्रतिरक्षी बन जाता है, इससे रक्त का समूहन हो जाता है, आरबीसी नष्ट हो जाती है। इस स्थिति को रुधिरलयनता कहते हैं। अब रुधिरलयनता में जो शिशु होगा वो कमजोर होगा, हेपेटाइटिस का रोगी होगा। इस लक्षण वाले रोग को कहते हैं रक्ताणुकोरकता। अब बात यह आती है कि इसका समाधान क्या है, उपचार क्या है। स्टूडेंट, उपचार सिंपल सा है,
कि प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर एक टीका लगाया जाता है। उस टीके से इस रोग से निजात मिल जाती है जिसका नाम है एंटी-RSD। स्टूडेंट, टीके का नाम होगा एंटी-RSD। याद रख लेना कि इस रोग से रक्ताणुकोरता जिसे कहते हैं और रुधिर लहनता जो होती है और दूसरा प्रसव जो होता है उसमें शिशु को जीवित रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रथम डिलीवरी के समय के 24 घंटे के भीतर एंटी-RSD का टीका लगाया जाना चाहिए। अब इसको लेकर के एक और प्रश्न बनता है, कई बार पूछते हैं रोहगम क्या है। तो स्टूडेंट, इस टीके का जो नाम है वह रोहगम है, यानी यह इस समस्या को दूर करता है, इसका नाम है रोहगम। तो ये तो हो गई RS कारक की महत्ता, इससे पहले हो गए ब्लड के समूह। अब स्टूडेंट एक और बात आती है कि एक व्यक्ति है जिसके खान पान के कारण, एक्सीडेंट के कारण या किसी शल्य क्रिया यानी सर्जरी का ऑपरेशन हो जाता है, उसके कारण उसके रक्त में कमी आ जाती है बॉडी में, और उस बॉडी की पूर्ति करने के लिए दूसरे व्यक्ति का जो ब्लड है वह सड़ाया जाता है। तो एक जरूरतमंद व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त जो है वो ट्रांसफर किया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं रक्ताधान। रक्ताधान, रक्ताधान पूछते हैं स्टूडेंट, रक्ताधान क्या है? कितना सिंपल सा है कि नीडी पर्सन को या जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर चढ़ाना या डोनेट करना, चढ़ाना रक्ताधान कहलाता है। दूसरा प्रश्न बनता है, इसमें रक्ताधान में ही वह बनता है, रक्तादान क्यों, रक्तदान का महत्व क्या, रक्तदान की आवश्यकता क्या। तो रक्तदान क्यों या इसकी आवश्यकता क्या है, या पूछ लिया जाता है इसका महत्व बताइए। ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन आंसर एक ही है, वह है रक्तहीनता की स्थिति में, यानी किसी की बॉडी में रक्त कम हो जाए तो रक्तहीनता की स्थिति में रक्तदान किया जाता है। दूसरा, रोग की अवस्था में। तीसरा, प्रसव के कारण कमी। चौथा, शल्य चिकित्सा के कारण। पांचवा, दुर्घटना के कारण रक्त की कमी। तो इन 5 अवस्थाओं में, 5 स्थितियों में रक्त चढ़ाना जरूरी होता है, इसलिए रक्तदान किया जाता है। इन 5 स्थितियों के कारण रक्त की आवश्यकता रहती है। ये 5 ऐसी कंडीशन हैं जिनमें रक्तदान को महत्वपूर्ण प्रोसेस के रूप में माना जाता है। अब बात यह आती है कि रक्तदान में किया क्या जाता है। स्टूडेंट, रक्तदान में एक व्यक्ति को हो सकता है रक्त की कमी होगी तो उसको रक्त चढ़ा दिया जाएगा। एक व्यक्ति है जिसकी बॉडी में प्लाज्मा की कमी होगी, प्लाज्मा चढ़ा दिया जाएगा। एक व्यक्ति है जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होगी,
तो प्लेटलेट्स जो है वह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पूछा जाता है कि रक्ताधान में क्या ट्रांसफर किया जाता है, नॉट ओनली ब्लड के अलावा प्लाज्मा की भी कमी हो सकती है, प्लेटलेट्स की भी कमी हो सकती है, तो ये भी चढ़ाए जाते हैं। अब डॉक्टर जेनिस नाम था एक, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस करके एक नाम था वैज्ञानिक का, उन्होंने सबसे पहले इस प्रोसेस को अपनाया। तो रक्तदान की खोज किसने की? रक्तदान की खोज करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर जॉन बैप्टिस्ट डेनिस। डॉक्टर जॉन बैप्टिस्ट डेनिस नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 15 जून 1667 को 15 जून 1667 को सबसे पहले भेड़ का जो ब्लड है, भेड़ का जो रक्त है, वह एक बालक को चढ़ाया और चढ़ा करके इस प्रोसेस को जन्म दिया। तो खोजकर्ता का नाम होगा डॉक्टर जॉन बैप्टिस्ट डेनिस, और ये खोज हुई थी 15 जून 1667 को, और इन्होंने भेड़ का जो रक्त था वह एक व्यक्ति को चढ़ाया था। अब एक प्रश्न और बनता है यहां से कि रक्तदान के प्रोसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके स्टेप हैं, ये भी हमें ध्यान रखने की बात है। तो हो जाएगा रक्तदान के चरण, रक्तदान के चरण या स्टेप्स। तो स्टूडेंट, रक्तदान के 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर कलेक्ट किया जाता है, तो उसको कहते हैं रुधिर संग्रहण। रुधिर संग्रहण यानी ब्लड कलेक्शन, रुधिर संग्रहण। और दूसरा जो प्रोसेस होगा वह होगा रक्त ट्रांसफर या रक्त का आदान करना, रक्तादान। तो रक्तादान के 2 प्रोसेस हो गए, रुधिर संग्रहण और रक्त स्थानांतरण, रक्त का स्थानांतरण। अब इसको लेकर के और प्रश्न पूछा जाता है कि रुधिर संग्रहण में हमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति से हम ब्लड ले रहे हैं वह 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक आयु वाला होना चाहिए। दूसरा, वह किसी संक्रमित रोगी नहीं होना चाहिए, रोगी जो है या संक्रमित रोगी न हो। दूसरा, वह स्वस्थ हो, यानी उसमें खुद में जो है ब्लड पर्याप्त मात्रा में हो, स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा, उसने तुरंत कभी रक्त नहीं दिया हो, पूर्व में रक्तदान की जानकारी ली जाती है। रक्त को लेने के बाद में उसका जो भंडारण होता है वह स्टूडेंट निम्न ताप पर किया जाता है, ताकि रक्त में किसी प्रकार के बैक्टीरिया जो हैं वह न पनप सके, फ्रीजिंग उसकी होनी चाहिए। इसके अलावा उसका टेस्ट जो है वह भी किया जाएगा, रक्त परीक्षण किया जाएगा। रक्त परीक्षण में रक्त के अंदर मौजूद सभी जो अवयव हैं उनकी पहचान की जाएगी, समूह क्या है, कारक क्या है, हेपेटाइटिस है या नहीं है, एसआईवी है या नहीं है, ये देखे जाते हैं। और रक्त निकालने के बाद में जो रक्तदाता है उसकी देख रेख करना, रक्त दाता की देखभाल करना। ये तो हो गई रुधिर संग्रहण से जुड़ी जानकारियां। अब रक्त जब चढ़ाया जाता है दूसरे व्यक्ति में, उस समय भी हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
सबसे पहली सावधानी जो रखनी चाहिए कि जब हमें ब्लड चढ़ाना है उससे ठीक आधा घंटा पूर्व रक्त को भंडारण कक्ष से बाहर निकालना, यानी कि उससे घंटे 2 घंटे पहले निकाल के उसके बैग को रख दें और फिर उसमें से ट्रांसफर कर देना। दूसरा हो गया रक्त दाता व रक्तदाता व रक्तग्राही के रक्त समूह आरएस कारक को जांचना। यह भी जरूरी है कि रक्तदाता और रक्तग्राही जो हैं उनके ब्लड ग्रुपों को जांचा जाएगा। इसके अलावा जो रक्त चढ़ाने का जो तरीका है वो अंतःशिरात्मक है, यानी हमारी शिराएं जो होती है उसमें ब्लड को चढ़ाया जाता है। तो अंतःशिरात्मक विधि से रक्ताधान करना। इस विधि से रक्त जो है वह व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। दूसरा, जिस व्यक्ति में रक्त चढ़ाया जाता है उसमें कम से कम स्टूडेंट 4 घंटे लगते हैं एक यूनिट को चढ़ाने में। 4 घंटे तक का समय। अंतिम सावधानी जो ध्यान देने की बात है वह है कि चढ़ाए जाने वाले व्यक्ति में दर्द जो है, हार्ट रेट जो है, इनकी नियमित जांच करनी चाहिए कि रेगुलर जो है वह जांच करनी चाहिए, क्योंकि यदि इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें दर्द निवारण की जो औषधियां हैं वह दी जाए ताकि जो व्यक्ति है वो आसानी से रक्त को ले। अब रक्ताधान के प्रोसेस हो गए, इनमें रखी जाने वाली सावधानियां हो गई। अब रक्ताधान के प्रकार स्टूडेंट बहुत सिंपल सा टाइप है इसका। 2 प्रकार का रक्ताधान होता है, एक हो गया समजात और एक हो गया समजीवी। समजात आधान और दूसरा हो गया समजीवी आधान। अब इतने छोटे और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इसमें भी मिस्टेक करता है। समजीवी और समजात आधान क्या है? तो स्टूडेंट, एक व्यक्ति जो है वह रक्त की कमी वाला है और दूसरे किसी व्यक्ति का रक्त जब उसको चढ़ाया जाता है तो वह समजात आधान कहलाएगा। यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाना समजात आधान। और समजीवी में क्या होगा? स्वयं उसी व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है तो समजीवी आधान कहलाता है। तो स्टूडेंट, यह थी रक्त के समूह, रक्ताधान, आरएस कारक, उनसे जुड़ी हुई जानकारी। इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप अपने सुझाव YouTube चैनल पे लिख सकते हैं। धन्यवाद।